Hello students, I Pankaj Vishisht welcome you all in today's lecture of EduSet of Science for 9th class. In today's lecture we are going to study about chapter 12 that is sound यानी ध्वनि. तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ध्वनियों के विभिन्न रूप, अवश्रव्य ध्वनि और पराध्वनि के बारे में. जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का कर्ण 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है. मतलब जिस ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी उन्हें हम सुन सकते हैं. अब कुछ जीव ऐसे भी हैं जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनियों को भी सुन सकते हैं और कुछ जीव ऐसे हैं जो 20,000 यानी कि 20 किलो हर्ट्ज वाली ध्वनि, इससे भी ज्यादा आवृत्ति है जिन ध्वनियों की, उन ध्वनियों को भी कुछ जीव सुन सकते हैं. अब ये तो जो नॉर्मल साउंड है, जो आम ध्वनि है जो हम सुन सकते हैं उसकी बात हो गई. अब 20 हर्ट्ज से कम, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी कम है, लेस देन 20 हर्ट्ज, उन ध्वनियों को हम कहते हैं अवश्रव्य ध्वनि. अवश्रव्य ध्वनि. ऐसे ही जिन ध्वनियों की या जिन वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी या हम कह ले आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा है, उन ध्वनियों को हम कहते हैं पराध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि हम इनको बोलते हैं. ठीक. अब कुछ जीव ऐसे हैं जैसे चमगादड़, डॉल्फिन. ये जीव इस तरह के हैं कि ये पराध्वनि को सुन सकते हैं. मतलब 20 किलो हर्ट्ज से भी अधिक आवृत्ति वाली जो ध्वनियां हैं वो ये वाले जीव, ये दो जीव जो है सुन सकते हैं. हम नहीं सुन सकते. हम 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को हमारे कान जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते. तो आज के हम लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे पराध्वनि के बारे में कि पराध्वनि क्या होती है. जैसा कि अभी मैंने आपको बता ही दिया, मैंने बताया आपको कि पराध्वनि या हम इसको कह सकते हैं अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड, पराध्वनि या अल्ट्रासाउंड आर दोज वाइब्रेशंस, वो वाइब्रेशन है ये जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज्यादा होती है, जिनकी आवृत्ति जो बहुत ज्यादा होती है. और इनकी आवृत्ति को कितनी होगी? इनकी आवृत्ति होगी 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा, ग्रेटर देन द 20 किलो हर्ट्ज. ओके. तो द साउंड और द वाइब्रेशंस हैविंग फ्रीक्वेंसी greater than 20,000 hertz are called as ultrasound. और अगर इसको हिंदी में करेंगे तो हम क्या कहेंगे? वो ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, उन ध्वनि तरंगों को हम पराध्वनि कहते हैं. ठीक है बच्चों. अब ये पराध्वनि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कहाँ कहाँ ये हमारे काम आती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. अब पराध्वनि जो है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज्यादा है, तो इसके रास्ते में, इसके पथ में अगर कोई ऑब्स्टेकल, अगर कोई रुकावट भी है तो भी ये उसको क्रॉस कर जाती है. सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है इसका ये है हमारे पास. तो इसी प्लस पॉइंट को देखते हुए इसके जो मेजर दो यूजेस हैं वो क्या है? सबसे पहला यूज तो इसका है चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और दूसरा उपयोग इसका है उद्योगों में. अब इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में किस प्रकार किया जाता है कि जैसे कोई इंटीरियर, आपके बॉडी के इंटीरियर में, अंदर में कोई हमें चोट लगी है, या देखिए एप्लीकेशन अल्ट्रासाउंड भी सुना होगा आपने. अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना, हम जाते हैं कि किसी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो, और सभी मेडिसिन वगैरह देने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि आप अपने पेट अपना अल्ट्रासाउंड करवा के आओ. जैसे स्टोन की किसी को गड़बड़ है, पथरी की किसी को गड़बड़ है, तो वो पथरी कहाँ पे है
होती है, सभी के अंदर है पथरी, किडनी में, गॉल ब्लैडर में, कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन दीज आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज, उनका साइज जो होता है बहुत स्मॉल होता है। और वो जब अपनी जगह से हिलने लगती हैं तब वो हमें पेन करती है, हमें दर्द होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर बिल्कुल पतली पतली महीन ट्यूब्स की तरह वेन्स होती हैं। तो वहां पर जब वो हिलने लगेंगी पथरी अपने स्थान से तो हमें दर्द होगा। तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड करवा के आए। अल्ट्रासाउंड से हमें एक पिक्चर मिल जाती है और वहां से पता लग जाता है कि कितने साइज की, कितने mm की पथरी है और कौन से बॉडी पार्ट में है, तो हमें कहाँ पे उसका इलाज करना है। बहुत सारे पथरियां जो है वो फिर ब्रेक कर दी जाती हैं, लेजर ऑपरेशन होता है उनका, छोटे छोटे पीसेज में उनको ब्रेक कर दिया जाता है, या अदरवाइज और भी बहुत सारी उसकी मेडिसिन है। मेडिसिन पीने से भी कई बार वो टूट जाती है और वो यूरिन के थ्रू बाहर बॉडी से निकल जाती है। और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के लिए अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती है, तो बॉडी का अल्ट्रासाउंड बार बार करवाया जाता है जब भी जरूरत हो। तो दीज आर द वेव्स। अल्ट्रासाउंड जो हम पढ़ रहे हैं वो इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, पराध्वनि के बारे में, कि चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनि का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आ गया उद्योगों में। उद्योगों में किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है कि मान लीजिए कोई मेटल ब्लॉक है, कोई मेटल का बना हुआ बहुत बड़ा ब्लॉक है और हमें ये पता लगाना है कि उस ब्लॉक की कौन सी दीवार में कहाँ पे क्रैक आया हुआ है। तो उस क्रैक को डिटेक्ट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड्स को भेजते हैं। अल्ट्रासाउंड्स किस प्रकार से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं, वहां से हम पता लगा लेते हैं कि कहाँ उस ब्लॉक के अंदर क्रैक है और कहाँ से वो टूटी हुई है या बिल्कुल ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड्स का बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में टू डिटेक्ट द डिफेक्ट इन द मेटल ब्लॉक, किसी मेटल ब्लॉक में डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसमें से एक और है, आपने नाम सुना होगा कि ईसीजी करवाई है हमने। ईसीजी, ईसीजी क्या होती है? इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी, इसमें क्या किया जाता है कि अल्ट्रासाउंड्स को भेजकर, ये भी यहाँ पर भी अल्ट्रासाउंड्स का यूज किया जाता है, और जो हार्ट है हमारा, हार्ट की एक पिक्चर सी क्रिएट कर दी जाती है और पता लगाया जाता है। आपने देखा होगा इस तरह से लाइनें भी आती हैं वर, ये इस तरह से ईसीजी कराते हैं हम, तो उससे पता लग जाता है कि हार्ट बीट कैसी चल रही है, उसकी हार्ट की रेट क्या है, और हार्ट में कोई, जैसे किसी के दिन में छेद है या हार्ट से रिलेटेड कोई भी बहुत सारी आजकल बीमारियां जो है चली हुई है, हार्ट अटैक आ जाता है तब भी, तो इन सब को डिटेक्ट करने के लिए हम ईसीजी करवाते हैं। क्या है कि ईसीजी में अल्ट्रासाउंड्स को भेजा जाता है और हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स में से वो रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर वापस आती हैं और एक पैटर्न मिलता है हमें। उस पैटर्न के हिसाब से हम पता लगा लेते हैं कि इसकी इकोकार्डियोग्राफी जो है, इसकी हार्ट बीट, हार्ट रेट ठीक है या नहीं है। ऐसे ही और भी बहुत सारे यूजेस हैं अल्ट्रासाउंड्स के। अभी मैंने आपको बताया, जैसे किसी को पथरी का दर्द हो रहा है तो उसको कहा जाएगा अल्ट्रासाउंड है, किसी को प्रेगनेंसी है तो अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। तो विभिन्न बॉडी पार्ट्स का अल्ट्रासाउंड हम जो है करवा लेते हैं कि पता लगाने के लिए, यूट्रस का, किडनी का, तो वहां से पता लग जाएगा कि वहां कोई प्रॉब्लम है या नहीं। नेक्स्ट एक और जो बहुत बड़ी एप्लीकेशन है दैट इज सोनार। सोनार सिस्टम, सोनार क्या है? सोनार इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, या पराध्वनि की ही एक एप्लीकेशन है सोनार। अब सोनार से क्या बनता है, क्या फुल फॉर्म है सोनार की? तो अब सोनार की फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार की फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब ये क्या चीज है, सोनार क्या चीज है? देखो, जब भारतीय जल सेना के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है सोनार। आपने नाम सुना होगा पनडुब्बियों का, पनडुब्बियों के बारे में सुना होगा। ये पनडुब्बियां क्या होती हैं? पानी के नीचे चलने वाले जहाज। एक तो पानी में, पानी की सतह पर चलते हैं जहाज, ये है वो जहाज जो पानी के नीचे अंडरग्राउंड भी
जो हम कह सकते हैं पानी के सरफेस से नीचे भी वो चल सकते हैं, तल से नीचे चलते हैं ये। और ये पनडुब्बियां हर एक देश ने अपनी अपनी समुद्र में रखी हुई है। जो हमारी समुद्री सीमाएं हैं वहां पर भारतीय जल सेना द्वारा पनडुब्बियां लगाई गई हैं। अब ये पनडुब्बियां क्या करती हैं, ये सोनार का इस्तेमाल करती हैं। कैसे कि बहुत सारी रेज भेजी जाती हैं, अल्ट्रासाउंड्स भेजी जाती हैं और पता लगाया जाता है कि कोई दुश्मन का जहाज तो नहीं हमारी तरफ आ रहा, हमारी सीमा में तो एंटर नहीं कर रहा। ये देखने के लिए वेव्स भेजी जाएंगी और वो कौन सी हैं, अल्ट्रासाउंड यानी कि पराध्वनियां भेजी जाती हैं। और अगर कोई दुश्मन का जहाज हमारी सीमा के आसपास होगा तो वो उससे टकराकर वापस आएंगी और अगर वो परावर्तित होकर वापस आ रही है तो उनकी फ्रीक्वेंसी नोट कर ली जाती है, आवृत्ति। अब वो आवृत्ति को ध्यान में रख के हमें पता लग जाएगा कि दुश्मन का जहाज जो है वो कितनी दूरी पर है। समुद्री जहाज, जैसे कई बार समुद्री अटैक होते हैं हमारे देश पर, तो वो इसी तरह से लड़ाई लड़ते हैं कि अल्ट्रासाउंड्स को, सोनार को, साउंड नेविगेशन एंड रेडिएशन, साउंड मतलब ध्वनि, नेविगेशन मतलब भेजा जाता है, एंड रेंजिंग, रेंज का पता लगाया जाता है कि वो कितनी दूरी पर वो जहाज जो दुश्मनों ने भेजा है वो है और हमें कितनी देर बाद उस पर अटैक करना है या उससे होने वाले अटैक से हमें बचना है। अब पानी में निकल के तो वो नहीं देख सकते, तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है। एक रडार सिस्टम लगाया जाता है सीमा के चारों तरफ कि जैसे ही कोई दुश्मनों का जहाज हमारी तरफ बढ़ेगा हमें पता चल जाएगा कि वो कितनी दूरी पे है, एंड वी कैन फाइट विद देम, और हम उनसे फिर लड़ सकते हैं और लड़ाई से, उनके अटैक से हम बच भी सकते हैं। तो दिस इज वेरी हेल्पफुल। ये बहुत अच्छा और बहुत हेल्पफुल सिस्टम है हमारी जल सेना के लिए, सोनार। तो सोनार, अब आप बता सकते हैं, आपसे कोई भी पूछे तो सोनार क्या चीज है। सोनार इज द साउंड नेविगेशन। कौन सी साउंड, अल्ट्रासाउंड को हम भेजते हैं और वो टकरा कर वापिस आती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले हमने किया कहाँ पर यूज होता है ये, चिकित्सा के क्षेत्र में, जहां पर हम बहुत सारे अपने अलग अलग विभिन्न शरीर के भागों का अल्ट्रासाउंड करवाकर वहां पर पाई जाने वाली कोई बीमारी या किसी भी समस्या का उपचार हम कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा बड़े बड़े उद्योगों में, जहां पर अगर किसी मेटल से बनी हुई चीज में कोई डिफेक्ट है, कोई कमी है, तो उसका हम पता लगा सकते हैं अल्ट्रासाउंड से। थर्ड हमने पढ़ लिया सोनार में, तो थर्ड हमने पढ़ लिया सोनार। सोनार क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, की पराध्वनियों को समुद्री जहाजों से भेजा जाता है और वहां से दुश्मन के जहाज का पता लगाया जाता है। तो ये थे डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट, पराध्वनि का एक और उपयोग जो है कि चमगादड़, अभी हमने पढ़ा ना कि चमगादड़ क्या करते हैं, पराध्वनियों का उत्सर्जन करते हैं, पराध्वनि निकालते हैं, मतलब इनसे निकलने वाली जो वाइब्रेशंस है वो कौन सी है, पराध्वनि, अल्ट्रासाउंड। अब चमगादड़ अपना शिकार भी पराध्वनियों के उपयोग से करते हैं। कैसे कि ये क्या करते हैं, अपने वाइब्रेशंस निकालते हैं, पराध्वनि भेजते हैं जंगल में, और कोई भी कीट मकोड़ा या जो भी इनको खाना है, इनका भोजन है, वो सारे कीट मकोड़ों से टकराकर पराध्वनि उनके पास वापिस आ जाती है और इन्हें पता लग जाता है कि हमारा शिकार कितनी दूरी पर है और कहाँ पर है, और फिर ये उस पर अटैक करके उसे खा सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका पेपर में भी आता है कि चमगादड़ अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं या कैसे अपना शिकार किस प्रकार करते हैं। तो उसके लिए क्या है, उत्तर बनेगा आपका यही कि चमगादड़ पराध्वनियों का उत्सर्जन करते हैं। ये पराध्वनि कीट पतंगों से परावर्तित होकर चमगादड़ों के पास वापिस आ जाती है और उसी से ये पता लगाते हैं कि हमारा शिकार कितनी दूरी पर है और उससे ये उठा लेते हैं या खा जाते हैं। तो पराध्वनियों का इस्तेमाल चमगादड़ भी करते हैं। हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन ईयर यानी कि मानव कर्ण। अब जितनी भी ध्वनियां हम सुनते हैं हमारे मस्तिष्क तक उनको पहुंचाने का काम कौन करता है, ये कर्ण, ह्यूमन ईयर। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो मनुष्य का कान है वो बाहर से आने वाली सारी ध्वनियों को इकट्ठा करता है, सारी वाइब्रेशंस को इकट्ठा करता है और फिर हमारे मस्तिष्क तक एक विद्युत संकेतन की तरह जो है हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। वहां से उसे पहचान लिया जाता है और वापस हमें समझ में आ जाती है बात किस प्रकार हमारे कानों तक पहुंचती है। साउंड क्या करती है, एयर पार्टिकल्स यानी कि वायु के कणों के द्वारा हमारे कानों तक पहुंचती है।
अब कहीं पर बहुत ज्यादा, आपने पहले भी पढ़ा इस पाठ में, कहीं पर तो कंप्रेशन हो जाता है, संघनन, और कहीं पर फिर विरलन। तो एयर पार्टिकल्स के प्रेशर के कम ज्यादा होने के कारण जो वाइब्रेशंस है, साउंड है, जो हमारे ईयर तक पहुंचता है। अब आइए पढ़ते हैं कि कान में क्या क्या होता है। देखो ये है कर्ण पल्लव, इसको कहते हैं हम कर्ण पल्लव, और ये बाहरी कान है, बाह्य कर्ण। ये जो हम देखते हैं अपना कान जो बाहर से हमें दिखता है वो है ये बाह्य कर्ण। इस एकत्रित करके इस श्रवण नलिका के द्वारा पहुंचा दी जाती है कहाँ तक? कर्ण पट तक, जिसको आप कहते हो कान का पर्दा। हम बोलते हैं ना कान का पर्दा फट गया, तो वही है ये क्या? कर्णपट। बाह्य कर्ण ने, कर्ण पल्लव बाह्य कर्ण ने सारी ध्वनि को एकत्रित किया। श्रवण नलिका ने उसको बाह्य कर्ण से मध्य कर्ण तक, ये बीच वाला पोर्शन जो है ये कहलाता है मध्य कर्ण। जैसे ही यहाँ पर ध्वनि आएगी तो जो कर्णपट है वो हिलने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। अगर ध्वनि ज्यादा है तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा, ध्वनि कम है तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। इस तरह से ये वाइब्रेट करता रहेगा, और ये जो वाइब्रेशन है यही एक सिग्नल बनके कहाँ जाएगी? यहाँ पर जो 3 हड्डियां पाई जाती हैं, स्टेप्स जिसको हम बोलते हैं, और इसके अंदर 3 होती हैं, ये 3 अस्थियां होती हैं। इस वाइब्रेशन से इस कंपन को कहाँ पहुंचा दिया जाता है? इन 3 हड्डियों के पास, कर्ण अस्थियां जिन्हें हम कहते हैं। ये इस वाइब्रेशन को और ज्यादा बढ़ा देती हैं, और ज्यादा इंक्रीज कर देंगी, और ये वाइब्रेशन कहाँ जाएगी? कोक्लिया के पास, कर्णावर्त के पास। और उस कोक्लिया का काम क्या है? इस सारी वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल या ब्रेन सिग्नल में कन्वर्ट करना। मस्तिष्क के पास जो सिग्नल जाएगा उसके अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा कोक्लिया के द्वारा। फिर जो कन्वर्टेड सिग्नल है वो किसके द्वारा? श्रवण तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक ले जाया जा सकता है। 9th क्लास के लिए इतना ही याद करना है कि कर्ण के 3 भाग होते हैं। कान के 3 भाग हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण, आंतरिक कर्ण। बाह्य कर्ण में है कर्ण पल्लव जो ध्वनि को एकत्रित करता है। कर्ण नलिका के द्वारा यह एकत्रित ध्वनि मध्य कर्ण तक पहुंचाई जाती है। मध्य कर्ण में कर्ण अस्थियों के द्वारा इस ध्वनि को और अधिक बढ़ा दिया जाता है और आंतरिक कर्ण तक पहुंचा है। आंतरिक कर्ण में कोक्लिया कर्णावर्त द्वारा इस सारी ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदल दिया जाता है, और यह विद्युत संकेत श्रवण तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। कर्ण की वर्किंग भी कह सकते हैं आप, स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इस तरह से आपने डायग्राम बनाना है और इसको एक्सप्लेन करना। तो आइए अब ध्वनि पाठ से जुड़ा हुआ एक सवाल हल करते हैं, जो पेपर में भी कई बार आपके पास 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में? किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज और उसकी तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है। यह 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी? तो हमें क्या निकालनी है? समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए हमें दिया क्या हुआ है पहले ये देखते हैं, और कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर फिट बैठेगा वो भी देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है? आवृत्ति कितनी है? किलोहर्ट्ज, यानी कि 2000 हर्ट्ज। तरंग दैर्ध्य है जिसको हम लिखते हैं लैम्डा से, और इसको हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को न्यू से। तो लैम्डा कितना है? 35 सेंटीमीटर, यानी कि 0.35 मीटर। ओके, अब हमें निकालना पड़ेगा पहले इसका वेग। तरंग का वेग कितना होगा? वेग किसके बराबर होगा? तरंग दैर्ध्य गुणा में आवृत्ति। तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति, यानी कि v बराबर है लैम्डा न्यू। ठीक, अब लैम्डा कितना दिया हुआ है हमें? 0.35 मीटर, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2000 हर्ट्ज। तो इन दोनों को गुणा करने पे हमें क्या मिल जाएगा? वेग, तरंग का वेग। और इनको गुणा करने में 35 70
700 मीटर प्रति सेकंड जो है इसका वेग आ जाएगा। अब वेग बराबर है दूरी बटा समय। वेग बराबर है दूरी या विस्थापन बटे समय, हमने पढ़ा होगा ये पहले। हमें निकालना है इसमें से समय। तो समय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समय बराबर है दूरी बटा वेग। अब दूरी कितनी दी हुई है प्रश्न में, दूरी दी हुई है 1.5 किलोमीटर। इस किलोमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे और समय को ज्ञात कर लेंगे। तो समय बराबर है आ जाएगा 1.5 गुणा 1000 मीटर बटे वेग कितना निकाला था हमने, 700 मीटर प्रति सेकंड। इसको आप हल करके उत्तर निकाल सकते हैं। तो आपका उत्तर आ जाएगा 2.1 सेकेंड। इस पॉइंट से 10 कट गया तो यहाँ रहेगा हमारे पास 2.1 सेकेंड। तो उसने पूछा था कि इसे ये दूरी तय करने में समय कितना लगेगा, तो हमारा उत्तर आ गया है समय बराबर है 2.1 सेकेंड। ओके, तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो है आपके पास और भी आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं। देखो, एक तो वेग, एक तरंग दैर्ध्य और एक आवृत्ति। इन तीनों में से प्रश्न में आपको कोई भी 2 चीजें दी हुई होंगी और तीसरी आपको ज्ञात करनी होगी। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल 3 तरह से कर सकते हैं, 3 अलग अलग वैल्यूज को। एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड ली जाए तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी। ये आपका अनुरणन टॉपिक के बाद कि जब वो वॉइस जो है, हम कहीं किसी पहाड़ी, ऊंची पहाड़ी पर जाकर चिल्लाते हैं तो हमारी जो आवाज है वो गूंजती है, जगह जगह से हमें अपनी आवाज वापस सुनाई देती है। ऐसे ही इस प्रश्न में क्या किया उसने कि एक चट्टान पर चढ़कर उसने ताली बजाई है और वही आवाज उसे बार बार सुनाई दे रही है। तो आपको निकालना है कि दूरी कितनी है मनुष्य और चट्टान के बीच की। ठीक, तो दिया क्या हुआ है, ध्वनि की चाल कितनी है, चाल बराबर है 346 मीटर प्रति सेकंड, 346 मीटर पर सेकंड। और समय कितना दिया हुआ है, कितने टाइम के बाद वापिस आ रही है, 5 सेकंड के पश्चात, 5 सेकंड, समय है 5 सेकंड। तो हम पहले चाल बराबर है दूरी बटा समय, ये फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम यहां से क्या निकाल लेंगे, दूरी। तो दूरी किसके बराबर हो जाएगी, चाल गुना समय। अब चाल दी हुई है 346 मीटर प्रति सेकंड और समय दिया हुआ है 5 सेकंड। तो इन दोनों को गुणा करके आप जो है दूरी को ज्ञात कर लेंगे। ठीक, कर दिया आप बच्चों ने। तो कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करके, 1730 मीटर। अब देखो बच्चों कि जब अनुरणन होता है तो क्या बात समझ में आती है हमें कि कोई, जैसे मैं बोल रही हूं, मेरी ध्वनि किसी चट्टान से टकराकर वापस आ रही है कि यहाँ पर तो कौन खड़ा है, मनुष्य, और यहाँ कौन है, चट्टान। ठीक, तो उसने ताली बजाई, वो ध्वनि यहां से यहां गई और फिर वापस यहां से मनुष्य के पास वापस उसको सुनाई देती है। ये है अनुरणन। तो इसमें ध्वनि ने इस रास्ते को 2 बार तय करा, मनुष्य से चट्टान तक और चट्टान से मनुष्य तक, डबल किया उसने, 2 बार किया। ये जो दूरी है 2 बार चलने पे आई है। तो एक्चुअल जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की कितनी होगी, इसका आधा, हाफ कर दिया जाए अगर इसको, क्योंकि ये डिस्टेंस तो किसने ट्रेवल करी थी, साउंड ने, ध्वनि ने ये दूरी तय करी थी, लेकिन ध्वनि ने दूरी 2 चक्कर में तय करी है। हमें तो वास्तविक दूरी निकालनी है मनुष्य तथा चट्टान के बीच की।
तो वास्तविक दूरी कितनी हो जाएगी? वास्तविक दूरी मनुष्य तथा चट्टान के बीच की कितनी हो जाएगी? 1730/2। तो आप इसको 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16, 6, 12, 5, 10, 865 मीटर। यानी कि मनुष्य और चट्टान के बीच की जो वास्तविक दूरी है वो कितनी है? 865 मीटर। ठीक, तो आज के लेक्चर में जो कुछ हमने पढ़ा आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, आइए उसे एक बार रिवाइज कर लें। सबसे पहले हमने पढ़ा एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, यानी कि पराध्वनि के अनुप्रयोग। ठीक, उसमें हमने बहुत सारे प्रयोग पढ़े, जैसे कि उद्योगों में, चिकित्सा में, और मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले किसी विकार में, और सोनार में। ठीक, फिर हमने पढ़ा मानव कर्ण के बारे में कि कर्ण किस प्रकार से कार्य करता है। उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक, तो आशा करती हूँ आज की इस लेक्चर में आपको समझ आया होगा। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।